दर्शकों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है हृदय रोग। हृदय रोग का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार, प्रिवेंशन, किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है और हम कैसे ठीक रह सकते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा। पर आगे बढ़ने से पहले और जानकारी लेने से पहले डॉक्टर साहब से, हमारे एक्सपर्ट से, मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्या आपको पता है पूरे विश्व में जितनी मृत्यु हो रही हैं उसमें से तकरीबन 25% हृदय रोग के कारण है। और एक आंकड़ा और बताना चाहूँगा, अब सिर्फ भारत की बात अगर हम करें तो 29.4% लोग हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। और बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में हम ये देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, यानी कि हृदयघात हो रहा है और मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लोग। ऐसा क्या कारण है? क्या जीवन शैली में कोई गलती है? क्या उपचार में कहीं कोई गलतियाँ हो रही हैं? क्या लापरवाहियाँ हो रही हैं? आज इन सारे विषयों को विस्तृत तौर से हम जानेंगे। हम कैसे सावधानियां बरतें, कैसे ध्यान रखें अपनों का, और उनका इलाज अगर कोई इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो गया तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा किस प्रकार से कराएं। इस विषय पर विस्तृत तौर से हमें जानकारी देंगे डॉक्टर रंजीत नारंग जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री साई आयुर्वेदिक कॉलेज में और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आयुष में। धन्यवाद। सर, प्रथम डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूँगा, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में हृदय रोग का इलाज संभव है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति बोल लूँ या धारणा होती है कि हृदय रोग हो गया है तो एलोपैथी या फिर दूसरी पद्धति की तरफ ही जाना है और वही एक इलाज होता है। क्या आयुर्वेदिक में इसका इलाज होता है? यस सर, डेफिनेटली आयुर्वेदिक में हृदय रोगों का बहुत इजीली, बहुत अप्रोचेबल इसका इलाज है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आयुर्वेद का जो मेन कॉन्सेप्ट है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो हेल्दी है वो हेल्दी बना रहे, और अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो उसको हम रिजॉल्व करें। अब दिक्कत क्या होती है कि जब भी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब हमारे सामने ये प्रेजेंटेबल होते हैं, और इस प्रेजेंटेबिलिटी में क्योंकि इमरजेंसी है तो डेफिनेटली हमें इंटीग्रेटेड मदद लेनी ही पड़ती है एलोपैथी की। लेकिन इसके जो प्री फेज़ हैं या इस प्री फेज़ में भी जो माइन्यूट से केसेस हैं या इसके पोस्ट, इन सभी में आयुर्वेदिक अप्रोचेस को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इनको ईजिली मैनेज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अगर हम पहले ही सुरक्षा कर लेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी और हम बच सकते हैं, जो कि हम हमेशा से कहते हुए आए हैं। इसलिए आज डॉक्टर साहब ने भी वही बोला, स्वस्थ रहोगे तो ही स्वास्थ्य रहेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा आयुर्वेदिक में प्री स्टेज में अगर आप आ जाएँ तो और जल्दी और आसानी से इलाज संभव है। एक व्यक्ति को क्या ऐसे कोई लक्षण आते हैं या ऐसे कोई कॉमन लक्षण है जिससे वो समझ सके कि हाँ, हृदय रोग हो सकता है, हो रहा हो, या मैं हृदय रोग से ग्रसित हो गया हूँ? यस डेफिनेटली सर, जैसा कि अभी डेटा कहता है कि आज के समय पे अधिकतर जो व्याधियां हो रही हैं उनमें से 29.4% हृदय रोग के हैं। अब इन हृदय रोगों को अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम 70% केसेस का इन हृदय रोगों में ये देखा जाता है इनको पहले कोई ना कोई तकलीफ थी। अब ये कोई ना कोई तकलीफ में इसमें सबसे पहले आता है जिनको भी डायबिटीज़ है, जिनको भी पहले बीपी रहा है, ओबेसिटी रही है यानी मोटापा, और थायराइड। इन 4 केसेस को लेटर ऑन जब भी हम 5 to 10 ईयर्स होते हैं तो ये देखते हैं कि उनमें हृदय रोग देखने को मिलता है। वन थिंग। सेकेंड, अगर इनमें से कोई व्यक्ति है या आज की जीवन शैली मतलब हमारा आहार, विहार और विचार, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन तीनों के तीनों सेक्शन से जब भी कोई कमी आती है, कभी कोई मिसमैनेजमेंट होता है तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। और इन लक्षणों में सबसे पहले क्या कि चलते वक्त अगर हमें सांस फूल रही है या हम बैठे हैं और अचानक से धड़कन फूलने लग रही है, और जो एक कॉमनली छोड़ देते हैं मतलब एसिडिटी को कई बार एंटासिड्स या ऐसे लेकर के हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये अंदर से हमारे अंदर प्लैक्स डेवलपमेंट तो नहीं कर रही हैं। इन सभी को किसी ना किसी रूप में इस लक्षण के रूप में समझा जा सकता है। और ना केवल इन लक्षण के रूप में, अगर 3 पैरामीटर्स अगर आप अपने शरीर के देख लें, मतलब आपका BMI यानी आपके हाइट के अनुपात में आपके वजन का जो पैरामीटर है ये BMI कितना है, सेकेंड थिंग आपका BP ये, और तीसरा आपका पल्स, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से आप इसमें कुछ भी कम ज़्यादा हो रहा है तो ये प्री स्टेज पे भी आप समझ सकते हैं कि यस, आप हृदय रोग होने के प्रोन हैं। अगर यहाँ पे हम रोक लेते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिवेंशन को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत लाभदायक जानकारी मिली है कि आप ये तीनों पैरामीटर्स का अगर ध्यान रखें तो घर पे ही समझ सकते हैं कि हो सकता है आपको कोई बीमारी हो रही हो। सर, यहाँ पर मैं एक एक करके चीज़ें समझना चाहूँगा। आपने इतनी लाभदायक जानकारी दी। एसिडिटी सबसे कॉमनली हम ये देखते हैं आज की तारीख में 100 में से 30, 40, 50 लोग तो आराम से कह देते हैं हमें जलन हो रही है और एंटासिड ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो एसिडिटी के से बीपी से क्या डिफरेंस कर सकते हैं? क्या एसिडिटी की क्या लक्षण है और बीपी के क्या लक्षण हो सकते हैं? यस, अभी क्या होता है कि हृदय रोग में अधिकतर लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, जब ये एसिडिटी का बार बार होने लगता है।
हमें लगता है पिछली बार भी इजीली रिजॉल्व हो गया था एक मेडिसिन से लेकर के, और इस चक्कर में कई बार ये नेग्लिजिबल हो जाता है और अंदर पैथोफिजियोलॉजी चल रही होती है प्लैक डेवलपमेंट की, और एक दिन ऐसा होता है कि इसको हम एसिडिटी समझ करके भूल कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि आपको कभी भी एसिडिटी हो रही है तो उसको हल्के में ना लेकर के सबसे पहले, जैसा हमने कहा, प्रिवेंशन, मतलब आपकी आहार शैली जो कि जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पे हमें पहले ही फोकस ध्यान देना चाहिए। अब साथ ही हम आते हैं कि जिन लोगों को भी पहले रक्तचाप या हाई बीपी की कंडीशन होती है, तो यहाँ हाई बीपी को आयुर्वेद को देखने का नज़रिया एक थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जैसे हम एलोपैथी मेडिसिन लेकर के क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स को, यानी एलोपैथी की जो मेडिसिन रहती हैं उनकी ग्रुप ऑफ मेडिसिन रहती हैं, कोई इस तरीके से काम करती है कि ब्लड वेसल्स को फैला दें, कोई हमारे हार्ट की स्पीड को रोक करके रखती है। इस तरीके से ये तब तक चलती रहती है जब तक मेडिसिन लेते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेदा की अप्रोच क्या है? आयुर्वेदा साइंस कहता है कि अगर हम इन ब्लड वेसल्स के लचीलेपन को ही बना करके रखें, जैसे अगर मेडिकली इसमें आता है नाइट्रिक ऑक्साइड फूड्स या नाइट्रिक ऑक्साइड्स का हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स में पर्टिकुलरली चलता रहे संवहन, तो उनमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता बनी रहती है। अब कभी ये किसी जीवन शैली के कारण, मतलब आहार विहार या आज के समय पे विचार, जिसको कि हम स्ट्रेस कहते हैं, ये कंटिन्यूटी रहता है तो इनका लचीलापन कम होने लगता है, जिसको मेडिकली एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में समझते हैं, और ये धीरे धीरे हमारे बीपीज को बढ़ाना शुरू करता है। मतलब ऑन एन एवरेज समझने के लिए, जिसको हम 120/80 बीपी कहते हैं, जिसको अच्छा माना जाता है एक नॉर्मल के साथ साथ, लेकिन यही 124 128/84 भी हो रहा है, तो मेडिकली इसको नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, हमारे शरीर में इन ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, पल्स, बीपी और आपका बीएमआई आप पहले से ही समझ लें तो इस प्री फेजेस को आप समझ सकते हैं, और ये जो इमरजेंसी कंडीशंस डेवलप ही ना हो, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, जैसे पल्स की आपने बात करी, बीपी की बात करी, बीएमआई की बात करी, अगर कई लोग आजकल ये हो गया कि बहुत सारे लोग मशीन घर पे ही रखने लगे हैं, तो ऑन एन एवरेज किस प्रकार से उसको देखा जाए कि जैसे पल्स कितनी होनी चाहिए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बीपी अगर हम कितना मॉनिटर करते रहें कि हाँ भाई हम स्वस्थ हैं या हम बीमारी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जैसे आपने बताया 124 128 भी हो जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं नॉर्मल है, तो वो कितना बीपी ऐसा रहे कि जब आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। इनफैक्ट बीएमआई अगर किसी को घर पे चेक करना हो तो क्या उसका कोई तरीका होता है? यस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसको हमने समझ लिया तो हम डेफिनेटली अपने आप को प्रिवेंटिव तौर पे बचा सकते हैं। अभी देखिए कैसा होता है कि सबसे फर्स्ट जो सेगमेंट आता है कि हृदय की गति, यानी पल्स रेट जिसको बोलते हैं, आइडियली मेडिकली बोला जाता है 60 to 100, इस बीच में हमारी कितनी भी पल्स रेट है तो ये सामान्य है। लेकिन इसको जरा एक प्रैक्टिकली लाइफ के उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कोई गाड़ी है और यहाँ से थोड़ा दूर जाने में 1 लीटर पेट्रोल खर्च करती है, लेकिन दूसरी गाड़ी 1.5 लीटर में ही उतनी दूरी तय करती है। मतलब क्या कि ये कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। सेम लाइक दैट ये 60 to 100 पल्स रेट तो नॉर्मल है, लेकिन औसत मानी जाती है 70-72। मतलब अगर मेरी हृदय गति अभी 72 है यानी ओके, लेकिन यही बैठे बैठे भी अगर मेरी हृदय गति 85-90 की तरफ है, मतलब ये इंडिकेशन है कि ये हर वक्त बहुत तेज गति से चल रहा है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। होगा नहीं होगा, हम इन तीनों कोऑर्डिनेशंस के साथ चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है बीपी पैरामीटर। तो बीपी जब हम चेक करते हैं घर पे तो नो डाउट हम सबके पास मशीनें आजकल देखी गई हैं, लेकिन इसको मेज़र करते वक्त, मतलब जब हम कफ बांधते हैं तो वो कितनी ऊंचाई पे है, नीचाई पे है, या हाथ में लेकर के घूमते हैं, इस तरीके से वेरिएशंस बहुत आ जाते हैं। तो एक आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा बहुत अच्छे से ईजिली। जब हम ये चेक करते हैं तो ये 120/80 एक एवरेज नॉर्मल कहा गया है, लेकिन जब कभी ये आप चेक कर रहे हैं औसत तौर पे 2 दिन, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार आपने देखा, और ये बीपी कंटिन्यूस आपका 124/82 की तरफ, 128/86 की तरफ रह रहा है, मेडिकली तो ये देखने में आएगा कि नॉर्मल है, लेकिन इंटरनली ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग हो रही है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कह रहे हैं। साथ ही अगर हमारा वजन, मतलब हमारी हाइट के अनुपात में हमारा वजन कितना होता है, इसको बीएमआई कहते हैं। तो हमारी हाइट भी हम सब लोगों को लगभग पता रहती है, हमारा वजन भी पता रहता है। तो किसी से भी, मतलब आपके फैमिली डॉक्टर से तो उनसे बीएमआई, या जो आज के समय पे यंग जनरेशन नेट यूज़ कर रही है तो सिर्फ अपना बीएमआई कैलकुलेटर निकाल करके इस पे देख लीजिए। जैसे ही आप देखते हैं, और ये एशियन इंडियंस के लिए क्या कहता है कि अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो आप इन
हृदय रोगों के लिए प्रोन हो जाते हैं, मतलब इन ब्लड वेसल्स की एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो इन तीनों माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यस, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो डेफिनेटली हम प्रोन हैं। मतलब डेटा ये कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिनके ये तीनों पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, उसकी अपेक्षा अगर हमारे ये पैरामीटर्स गड़बड़ हैं तो हम उनसे 40% ज़्यादा प्रोन है कि हमें हृदय रोग होने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो यानी कि मैं डॉक्टर साहब की भाषा में कहूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी किस प्रकार से जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, ये बनिस्बत हम डेस्टिनेशन पे पहुँचें उसके पहले ही। अगर शुरुआत में ही हमें समझ में आ जाए कि कोई परेशानी की शुरुआत हो गई है इन तीनों आंकड़ों को समझ करके, तो आप कोई भी बड़ी बीमारी से, कोई भी आघात से बच सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपने जानना चाहूँगा, आहार शैली के बारे में हमने बात करी, आपने बोला आहार शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सामान्य व्यक्ति की जिसको हृदय रोग नहीं है और 30 से 50 के बीच में अगर उम्र चल रही है, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं यंग जनरेशन में सबसे जल्दी हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो वो किस प्रकार से आहार शैली रखे कि जिससे वो स्वस्थ रह सके, पहले हम ये जानना चाहेंगे। यस, आहार शैली को जब हम समझते हैं तो यहाँ पे ना दो तरीके से आयुर्वेदिक अप्रोच रहती है। एक रहती है जन सामान्य, जो कि हम अभी बात करेंगे। दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड, मतलब आपकी डेली रूटीन में, मतलब आपकी जॉब के हिसाब से, आपकी नाइट शिफ्ट है, आप दिन में कितनी बार खाते हैं, आपकी भूख कैसी है, इन सब के हिसाब से हम पर्सनलाइज यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो ये जब भी हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन करते हैं तो उसमें बेहतर रूप से समझ सकते हैं। लेकिन एक जन सामान्य रूप से, साधारण रूप से समझें तो एक प्रैक्टिकली देखिएगा कि WHO गाइडलाइंस क्या कहती हैं। उसमें हमें दिन भर में एक ऑयल कितना लेना चाहिए, या नमक कितना लेना चाहिए, या ग्रीन वेजिटेबल्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं एक बड़े जन सामान्य के ऊपर बात करें तो। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। WHO पैरामीटर्स ये कहते हैं, गाइडलाइंस ये कहते हैं कि एक दिन में एक औसत व्यक्ति को 10 से 15 ml ऑयल लेना चाहिए। अब एक उदाहरण की तरफ से समझते हैं। हमारे इंडियन में देखते हैं कि औसत परिवार में 4 लोग रहते हैं। एक व्यक्ति को अगर चाहिए 10 ml तो 4 व्यक्तियों को मोटे तौर पे 40 ml। 40 ml एक दिन में, तो 30 दिन में कितना, 1 लीटर 200 ml, मोटे मोटे 1.5 लीटर। बट अब जरा हम सोचें कि हमारे घरों में प्रत्येक महीने कितना ऑयल आ रहा है ना, कहीं पे 5 लीटर तो कहीं पे 10 लीटर। मतलब ये एक मेन फैक्टर है जहां पे हम अपनी ब्लड वेसल्स की एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी धमनी काठिन्यता को बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि आज के समय पे हर दूसरे घर में कोई ना कोई या बीपी या डायबिटीज या आपके हृदय रोग कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले 30 से 50 वय के जो भी व्यक्ति हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने इस जीवन शैली में इन ऑयल फैक्टर्स को, सॉल्ट फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर इन फैक्टर्स को ले भी रहे हैं, हमें पता नहीं है कितना जा रहा है, क्योंकि हर घर में हम मेजर नहीं कर सकते, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि सुबह को मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए। अब ये मॉर्निंग वॉक या योगा आप अपनी शारीरिक कंडीशंस को देखते हुए, अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए, पॉसिबल हो तो आपके डॉक्टर या योगाचार्य से एक डिस्कशंस करते हुए इनको जरूर डेली लाइफ में अपनाइए। इनसे होता क्या है, सिंपल सा कहने को तो दिखता है कि ये सिर्फ एक्सरसाइज है, लेकिन इन सब के कारण ऑस्मोसिस प्रेशर के साथ ही, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होने के साथ ही आपकी इन ब्लड वेसल्स की लचीलापन, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को मैनेज करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो मोटे तौर पे इस तरीके से आहार को ध्यान रखना है, और आहार को ध्यान रखते हुए अपनी व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल कीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि व्यायाम ज़रूर करें जिससे कि आप कोई भी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने व्यायाम की बात करी और इसी बीच में हम डायबिटीज़ और थायराइड के बारे में भी समझ रहे हैं। बहुत सारे यंग एज में स्ट्रेस बहुत है और डायबिटीज़ और थायराइड से बहुत जल्दी ग्रसित हो रहे हैं लोग। तो ऐसी क्या लापरवाहियाँ डायबिटीज़ या थायराइड में वो बरत रहे हैं जिसके कारण वो हार्ट की बीमारियों में बढ़ रहे हैं, या सामान्यतः ही एक व्यक्ति डायबिटीज़ और थायराइड से ग्रसित और आगे उसको हार्ट की डिसीज़ हो जाती है? इस पे थोड़ी रोशनी दें। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक डेटा ये कहता है कि जितने भी हृदय रोगी हैं, इनके जीवन में अगर पहले देखा जाए तो 70% हृदय रोगियों में कहीं ना कहीं उन्हें हृदय रोग होने से पहले उन्हें डायबिटीज़ या बीपी या थायराइड या ओबेसिटी थी। अब ये चारों के चारों फैक्टर, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये चारों के चारों फैक्टर्स करते क्या हैं? ये चारों के चारों फैक्टर्स, मतलब डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर बड़ी लेवल्स पे रहेंगी, बीपी है तो बीपी एक तेज से प्रेशर मार रहा है, ओबेसिटी है, ये थायराइड है, ये चारों के चारों फैक्टर हमारी इन ब्लड वेसल्स में अंदर ही अंदर लेयर्स को डैमेज करना शुरू करती हैं। और ये जब डैमेज करना शुरू करती है तो वहाँ पे हमारे शरीर में एक नेचुरल सब्सटेंस आता है इसको रिकवर करने, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल के रूप में समझते हैं।
ये कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड द बैड कोलेस्ट्रॉल, दो रूपों में समझते हैं हम, हमें पता है। अब ये जिस कारण से डैमेज हुए हैं, ये डैमेज कंटिन्यूस होते रहते हैं। हमें लगता है कि हम तो एक टैबलेट दे के मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन मेडिसिन के कारण इंटरनल डैमेजेस होते रहते हैं, और ये फाइनली लीड करते हैं क्या, हमारे ब्लड वेसल्स की लचीलेपन को कम करना या एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को इनिशिएट करना। तो अगर किसी व्यक्ति में ये चारों हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये चारों चीज़ें पहले से ही मेंटेन रहें। अगर ये मेंटेन रहीं हमारी जीवन शैली, आहार शैली और विचार के साथ, तो डेफिनेटली ये फाइनली हार्ट रेट में या हार्ट के केसेस में डेवलप होने से पहले ही हम बच जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही और आप गोली ले रहे हो, काम चल रहा है और अगले 10 साल भी 15 साल भी आप सुरक्षित रहेंगे। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कोई नुकसान ऐसे हो रहे होते हैं जो आपको दूसरी बीमारी की तरफ अग्रसर कर रहे होते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की तरफ जा सकते हैं, अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर उनसे संपर्क कर सकते हैं, आपको इलाज मिलेगा और हो सकता है पूर्णतः ठीक भी हो जाए। डॉक्टर साहब, मैंने हो सकता है वर्ड इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे मन में धारणा हो जाती है कि एक बार मुझे हार्ट का कोई रोग हो गया, बीपी हो गया, तो मैं जीवन भर ठीक नहीं होऊंगा। अब भले मैं आहार सुधार लूँ, भले मैं व्यायाम कर लूँ, तो ये कितना सही है? यस, अभी देखिए जैसे हमने बात की कि जितना हम जल्दी आगे जाएंगे, एग्जाम्पल मेरी गाड़ी कितना आगे गई है उसको पीछे लाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। एग्जाम्पल मेरी गाड़ी अगर ये न्यूट्रल है, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे गई है, तो डेफिनेटली मैं जल्दी से रिवर्स आ सकता हूँ। सेम लाइक दैट ये जो हृदय रोग है, जो भी लाइफस्टाइल जन्य व्याधियाँ हैं, इनमें हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहती है कि हम डायग्नोसिस करके उसकी स्टेजेस को देखें। मतलब सिर्फ ये एक व्याधि है, आपकी एक दो मेडिसिन चल रही हैं कि नंबर ऑफ मेडिसिन चल रही हैं, इस व्याधि को कितना समय हो चुका है, समय होने के साथ ये इंटरनली कितना डैमेजेस कर चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सारी चीज़ें देखी, तो डेफिनेटली अगर ये प्राइमरी या इनिशियली स्टेजेस हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी से रिकवर करते हुए सारी तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अब बात आती है कि जहां हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो डेफिनेटली मेडिसिन की मदद तो रहेगी, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर बनाई जा सकती है। जैसे आज हम देखते हैं कि आप भले डायबिटीज़ की, बीपी की या हृदय रोग की मेडिसिन तो ले रही होती हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में उत्साह बना है? क्या आप हर वक्त थका थका सा महसूस कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं उन मेडिसिन के प्रभाव के साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि कितनी व्याधि आगे गई है, उस हिसाब से हम रिकवर करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से बेहतर बनाते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर पूर्णतः आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, सुबह उठे हमें थकान हो रही है, दिन में भी आप जल्दी थक जा रहे हैं, सांस फूलने लग रही है, पसीना आ रहा है, जो सामान्य हम लक्षण समझते हैं और सुनते आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, हो सकता है आपको कोई परेशानी हो रही हो, डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो इलाज तो मिलेगा ही। सर, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हम आहार शैली के बारे में बात कर रहे थे और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में पकौड़े, भजिए और अभी गर्मियाँ आ गई तो ठंडे ठंडे आइटम बनेंगे, तो जीवन शैली में घर में जो डाइट, किचन में क्या सामान रखें और क्या हटाएं? ऑयल पे तो आपने रोशनी डाली, इसके सिवा हमारी भाभियाँ, हमारी दीदियाँ, हमारी आंटियाँ क्या गलतियाँ कर रही हैं जो हार्ट की डिसीज़ की तरफ अग्रसर कर रहा है हमें? यस, हाँ, तो फिर से जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कि दो तरीके से, एक पर्सनलाइज मतलब आपका डेली अभी का रूटीन कैसा है इस हिसाब से, और दूसरा एक जन सामान्य, क्योंकि जैसे ही हम कॉमनली जाते हैं कि सर आप ये खाते हैं, नहीं सर हम तो पकोड़े खाते ही नहीं हैं, तो इस तरीके से पर्सनलाइज मेडिसिन या पर्सनलाइज आपकी आहार शैली हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक हम मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा फर्स्टली 3 चीज़ें, मतलब आपका ऑयल की लिमिट्स रखिए, सेकेंड आपके सॉल्ट्स की रेस्ट्रिक्शंस रखिए, थर्ड आपके जीवन में या आहार में आपके ना ग्रीनी वेजिटेबल्स जरूर बढ़ाइए। और इन वेजिटेबल्स के साथ अगर आप आयुर्वेदिक डाइटरी कुकिंग्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हम इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, आयुर्वेदिक डाइट्स बनाए रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आप डेली रूटीन में क्या ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यंजनों की लिस्ट तैयार की गई है और ये व्यंजन बनाते कैसे हैं इनके ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। तो ये नेट पे इजीली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको इस तरीके से बताना चाहूँगा, आपको जो भी चीज़ खानी है उसको किस तरीके से आप अपनी सेहत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल, किसी को इडली पसंद है नाश्ते के तौर पे, नो डाउट, लेकिन इडली यहाँ पे चावल की बनी हुई है, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं, आपकी जीवन शैली में क्या बदलाव है, इनको देख करके क्यों ना हम इस तरीके से संयोजन कर लें कि उसको मिलेट से, रागी और बाजरे की अगर हम इडली बना दें तो डेफिनेटली आपके अंदर न्यूट्रिशनल लेवल भी ओके हो जाता है और लो कार्ब या मीडियम कार्ब लेवल्स के द्वारा आप पूरे दिन भर की एनर्जी को भी मैनेज कर सकते हैं और ये प्लेक रिग्रेशंस को भी प्रमोट नहीं करता। तो ये हुआ एक सुंदर सा सॉल्यूशन।
ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को पसंद है कि खाना खाना है मतलब मुझे रोटी ही खानी है, नो डाउट आप रोटी खाइए, लेकिन इस रोटी में अगर आप मल्टीग्रेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा आपके हाइट, वेट, बीपी, इन पैरामीटर्स के हिसाब से ये पर्सनलाइज और गाइड किया जा सकता है। बट रोटी की जगह पे आप मल्टीग्रेन या मल्टीग्रेन के साथ साथ अगर आपको सिर्फ गेहूं की ही पसंद है, नो डाउट आप वो खाइए, लेकिन इसमें मिलने वाली सब्जियां जो आप 2 से 3 कर दें या इसमें सलाद की मात्रा बढ़ा दें तो डेफिनेटली ये हमारा एक संतुलित आहार कहलाएगा। अब इसमें एक बहुत ही विशेष बात आती है, जैसा कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन कहता है पहले से, क्या कहता है कि जो भी आप खा रहे हैं ना इसमें चटनियाँ, फ्रेश लीव्स जरूर शामिल कीजिए। अब हम देखते हैं क्या होता है कि चटनी बनानी है मतलब अदरक लहसुन की, तो वो हम कैसे ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली। अच्छा, अगर हमें कोई चटनी दूसरी लेनी है तो कैसे, ग्रीन चटनी बना के रखी हुई 3 दिन 4 दिन पहले की। सॉस के रूप में हम क्या ले रहे हैं, टमाटर की चटनी के रूप में सॉसेस। तो नो डाउट आप यहाँ पे सॉस या चटनी तो ले रहे हैं, लेकिन दैट इज प्रिजर्वेटिव्स वाली, जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी को अगर आप फ्रेशली किसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपकी कोकोनट की चटनी हो गई, आपकी नारियल पुदीना की चटनी हो गई, यहाँ पे धनिया पुदीना की चटनी हो गई, या नीम के पत्ते जो कि हम ट्रेडिशंस में पहले से यूज़ करते थे, इनको अगर हम भोजन में शामिल करते हैं तो नो डाउट आपका स्वाद भी बढ़ता है, बल्कि आपकी सेहत भी बहुत बढ़िया रहती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ खाने पीने के बारे में तो बहुत जानकारी मिली और मैं समझ भी पाया हूँ बहुत सारी चीज़ों। मैं उम्मीद करता हूँ घर में भी लोगों ने समझा होगा। अब हम व्यायाम की बात करें, यदि किसी को हार्ट की डिसीज़ है, चाहे वो बीपी हो या कोई भी अलग दूसरी डिसीज़ हैं, तो वो किस प्रकार के व्यायाम कर सकता है, योगा कर सकता है? क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर आसन है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में है कि हाँ भाई आप इस प्रकार से करें योगा या व्यायाम तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा? यस, ये आज के समय पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न और विचार है कि हमें योगा तो करना है, हमें व्यायाम तो करना है, सब लोगों को लगता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन अगर हम देखें तो उसके व्यायाम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सिंपल से हम यहाँ पे बात करते हैं, जिस भी व्यक्ति को कोई अभी तक व्याधि नहीं है, आपको अभी तक ऐसी कोई लक्षण नहीं है, तो डेफिनेटली आप वॉकिंग के साथ, रनिंग के साथ, जिमिंग एक्सरसाइजेस सारी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जहाँ पे आते हैं कि जिन व्यक्तियों को पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, मतलब डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इन सारे केसेस में फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अभी के समय पे आपकी पल्स रेट कितनी है। क्यों, जैसा हमने बात की थी कि एवरेज पल्स रेट है 72, नॉर्मल है 60 to 100, बट इसमें भी एट द मोमेंट रेस्टिंग आपकी कितनी है, और ये हृदय की एक कैपेसिटी है, मतलब जैसे एक गाड़ी को आप लिमिट तक ही भगा सकते हैं, सेम लाइक दैट मेरे हृदय की भी एक कैपेसिटी होती है जिसको कहते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट। इस मैक्सिमम हार्ट रेट के हिसाब से हमारी वय के अनुसार, मतलब मेरी वय अगर अभी 32 है तो मेरी हार्ट रेट की कैपेसिटी अलग होगी। कोई एक व्यक्ति है जो 70 साल का है तो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट, टारगेटेड हार्ट रेट अलग होगी। तो यहाँ पे इस लिमिट्स को ध्यान देते हुए हमें एक्सरसाइज एंड योगा या प्राणायाम इन सबको ध्यान देना चाहिए। एक मोटे तौर पे अगर हम समझें तो आपको जहाँ पे कोई तकलीफ है, कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप सिर्फ बैठे हुए जो हम लाइट से मूवमेंट करते हैं उस तरीके से शुरुआत कीजिए। वो शुरुआत करते हुए इन एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आज मुझे हृदय रोग हुआ था, डॉक्टर साहब ने बोला है एक्सरसाइज, तो मैं कल से ही सुबह को 1 किलोमीटर वॉक पे निकल जाऊँ। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आपका प्रैक्टिकली पर्सनलाइज परीक्षण नहीं हुआ है तब तक ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ नुकसानदायक भी। तो यहाँ पे हर व्यक्ति के हिसाब से अलग से हो सकता है। एक सिंपल सा समझने का सॉल्यूशन इस तरीके से, आप हल्की एक्सरसाइजेस से शुरू कीजिए। शुरू करते हुए जहाँ आपको लग रहा है तकलीफ नहीं है, आप बहुत ईजिली कंफर्टेबल कर सकते हैं, बिल्कुल थकान नहीं हो रही है, डेफिनेटली आप आगे स्टेजेस पे बढ़िए। और इस तरीके से बढ़ाते हुए आप अपनी एक्सरसाइजेस को दैनिक जीवन में शामिल कीजिए, और जहाँ जरूरत लगे डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से, आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह करेंगे तो आपको इन सब में और बेहतर सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत लाभदायक जानकारी आज मिली होगी दर्शकों को और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी चीज़ सीखी हैं। आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने आज, किस प्रकार से अपने हार्ट की रक्षा करें। अब आप ध्यान रखें अपना, बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।